ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक हमने पढ़ लिया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है कि आप रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस में कह रही हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो किसके ऊपर प्राउड है? मेरे ऊपर, यानी कि एक तरह से आपका रिफ्लेक्शन बन रहा है, एक आप परछाई बना रहे हैं कि किसके ऊपर आपका प्राउड है। दैट मीन्स माई सेल्फ, मेरे ही ऊपर मुझे बहुत ज्यादा गर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरह के जो भी सेंटेंसेस रहते हैं, these represent your reflexive pronoun. Now again I am going to remind you, जरूरी नहीं है कि अगर कोई वर्ड एक टाइप ऑफ प्रोनाउन में यूज हो रहा है तो वो दूसरे टाइप ऑफ प्रोनाउन में यूज नहीं हो सकता है। It depends on what thing or you can say what it is being used, किस चीज के लिए वहां पर यूज किया जा रहा है उसे। यस, बहुत बच्चों के कैमरा स्विच ऑफ हो गए फिर से। आप लोग कैमरा स्विच ऑफ करके नहीं रखिए, ठीक है। इफ यू आर स्विचिंग ऑन तो स्विच ऑन ही करके रखिए। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका जो जैसे कि मान लीजिए कोई रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में कोई वर्ड है, माई सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी और टाइप में यूज हो नहीं सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फंक्शन इट इज यूज, किस चीज के लिए वो सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। अगर वो फंक्शन अपहोल्ड करता है वो वर्ड, तो उसे उस टाइप का प्रोनाउन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब वही होता है, वो वर्ड्स जो आपकी प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है या नाउन है सेंटेंस में, बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर परछाई डाल रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन दे रहा है, उन प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्वेश्चन टाइप नंबर 4 इज एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। एम्फेटिक और इंटेंसिव, एम्फेटिक या इंटेंसिव का मतलब होता है एम्फसाइज करना, ठीक है। एम्फेटिक का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाना, ठीक है। एम्फसाइज करना, बढ़ावा देना। इंटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत जोर देके या फिर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ कोई काम कर रहे हैं, इंटेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है इंटेंसिव, ठीक है। एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन यूज करते क्यों हैं हम लोग? सेंटेंस में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जोर दिए जाते हैं, यानी कि अगर उनको कोई बात कहनी है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये बात कहनी है कि यू ऑल शुड अटेंड द क्लासेस ऑफ द नेक्स्ट क्लास और द नेक्स्ट वीक, ठीक है। मतलब आपको जरूरी है कि आपको जो क्लासेस है नेक्स्ट वीक करनी ही करनी है। तो यहाँ पर जो जरूरी है दैट मीन्स यू शुड अटेंड, तो ये वाला जो शुड है यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, बट शुड जो है वो हमारा प्रोनाउन नहीं है, तो इसीलिए ये इम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन में नहीं आता है। लेकिन इम्फसाइज करना या इंटेंस क्रिएट करना या यहाँ पर इम्फेटिक बिहेवियर दिखाना, यहाँ पर इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। कि यानी कि आप सेंटेंस में एक पार्ट पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं ये दिखाने के लिए कि आपका एक्चुअल मैसेज जो है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो किसके थ्रू जा रहा है या किसकी हेल्प से जा रहा है या क्यों जा रहा है। और वो वर्ड अगर कोई प्रोनाउन है तो उसे इम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एग्जाम्पल यहाँ जो नीचे गिवन है, अगर मैं यही एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने, ठीक है, यहीं पर ये एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्फ, ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है, दिस वन, वी आर गोइंग थ्रू दिस एग्जाम्पल, दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉय देमसेल्फ, यानी कि यहाँ पर देमसेल्फ जो वर्ड है ना, उस पर जोर डाला जा रहा है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट भेजी है। यानी कि मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप तो एम्प्लॉयज में से नहीं आते हैं, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हैं, आप उनके ग्रुप आपके उनके डिपार्टमेंट में से नहीं है, तो यू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, आपने उसको कहा कि हमें ये चीज अपने कंपनी में चाहिए, एज एन एम्प्लॉय वी वांट दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर वो बंदा ये जाके कहेगा सीनियर को कि
जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्होंने खुद मुझसे आके ये कहा है कि उन्हें ये रिक्वेस्ट है, उन्हें ये काम होना चाहिए उनके लिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देमसेल्फ जो वर्ड है वहां पर जोर दिया जा रहा है कि आपका जो काम है वो खुद एम्प्लॉयज करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देमसेल्फ जो वर्ड है आपका वो एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? यस जया। मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं होगा यहाँ पे? देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइसेल्फ जो है ना वो एम्प्लॉयज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और एम्प्लॉयज रिफ्लेक्सिव ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज आपके सब्जेक्ट है सेंटेंस के, तो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। लेकिन यहाँ पर एम्फसाइज भी कर रहा है, तो ये इम्फेटिक भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा जरूरी नहीं है कि एक वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव में ही रहेगा, इम्फेटिक में ही रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर विच दे रिप्रेजेंट इन द सेंटेंस। वो रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहे हैं सेंटेंस में, ये ज्यादा जरूरी है। अगर वो रिफ्लेक्सिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। अगर इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव दोनों दे रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन में ये दोनों चीजें मौजूद रहेंगी। हालांकि ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के बहुत कम आते हैं, that you have been given a sentence and you have to find out which type of pronoun is used। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे जाके जो मैं रूल्स आपको समझाऊं, जैसे नाउन के मैंने रूल्स समझाए थे, तो वहां पर काउंटेबल नाउन से रिलेटेड था, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। सिमिलर वे में अगर आगे जाके कोई रूल आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए या एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए, so you should be able to know कि what do you mean by reflective pronoun, what do you mean by emphatic pronoun। The word themselves doesn't represent, जैसे नाम होता है, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो ये particularly सिर्फ प्रॉपर नाउन है, इसको आप कुछ नहीं कह सकते और राइट, इसको आप और कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन जो वर्ड जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दे कम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउ दे बिहेव इन द सेंटेंस। ठीक है, दिस और दैट हो गया वो डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। ठीक है, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है। देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन रिप्रेजेंट इट इनटू अ सेंटेंस। द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि यहाँ पर किसका इम्पोर्टेंस ज्यादा बताया जा रहा है, या फिर अगर दोनों बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ पर है देमसेल्फ जो है वो एम्प्लॉयज के लिए लगाया गया है, तो इट इज अ रिफ्लेक्टिव नाउन, बट इट ऑल्सो शोज द एम्फेसाइज। यहाँ पर एम्फसाइज भी किया जा रहा है, यहाँ पर जोर भी डाला जा रहा है देमसेल्फ के थ्रू, तो ये एम्फेटिक भी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक। ठीक है, इज देयर एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस? एम्फेटिक नाउन या इंटेंसिव नाउन या फिर रिफ्लेक्सिव नाउन से रिलेटेड कोई डाउट है आपको? I can give you more examples if you want. Let me just find a simpler sentence. तब तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, ये जो एक सेंटेंस है, बहुत एक सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सा। आई विल राइट इट इन द चैट बॉक्स फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगी पेज पे तो थोड़ा गिचमिच हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन टाइप इट एंड you are able to understand the words what are being written. So I'm also saying it out loud so that you know what I'm writing. I saw the thief running away myself। देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है, ठीक है, ये myself जो है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव भी हो रहा है बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आई हियर। ठीक है, यहाँ पर आई जो है उसका ये रिफ्लेक्शन है myself, लेकिन इट इज ऑल्सो एम्फेटिक हियर बिकॉज इट इज एम्फसाइजिंग, इट इज, ये यहाँ पर जोर दे रहा है कि मैंने खुद अपनी आंखों से या मैंने खुद देखा था उस चोर को भागते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर myself जो है रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक दोनों ही प्रोनाउन में यूज हो रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस। मैं यहाँ पर अंतर आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि
जरूरी नहीं है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव हमेशा साथ में यूज हो, ठीक है। एम्फेटिक और रिलेटिव हमेशा साथ में यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी यूज हो सकता है। जैसे कि he was the person, this is the person who was arrested last night। तो यहाँ पर who जो है that is also emphatic, क्योंकि वो जोर दे रहा है कि इसी इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिसे लास्ट नाइट अरेस्ट किया गया था, ठीक है। So there are specific words, there is no specific word to represent, only a pronoun should be present। सिर्फ एक pronoun होना जरूरी है, अदरवाइज आप जो भी सेंटेंस में वर्ड यूज कर रहे हैं जोर डालने के लिए, जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं जोर डालने के लिए, उसे आप एम्फेटिक या इंटेंसिव में कैटेगरी में डाल सकते हैं। एम आई क्लियर अप टू दिस? अभी तक टाइप फोर्थ टाइप एम्फेटिक और इंटेंसिव तक सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, लेट्स देन मूव ऑन। एंड वन मोर थिंग, मैं अगर बहुत फास्ट बोलती हूँ, आपका नेटवर्क इश्यूज की वजह से वॉइस मेरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो एक बार मैसेज उसके लिए भी कर दीजिएगा मुझे। तो मैम एक बार स्लो करके रिपीट कर दीजिए, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। समटाइम्स आई गो अ लिटिल मोर फास्टर देन नेसेसरी, सो जस्ट टेल मी दैट मैम थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। क्वेश्चन सॉरी, टाइप नंबर 5 इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? करके दिखाना, ठीक है। मान लीजिए कि आप अगर किसी नए ऐप को लॉन्च कर रहे हैं, तो वो ऐप कैसे यूज करना है उसका प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। चाहे इन्वेस्टर्स को चाहे पब्लिक को प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे या एड्स के थ्रू बताएंगे कि उस ऐप को कैसे यूज किया जाए, राइट। तो उस चीज के लिए क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेशन जो होता है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह उसका यूज किया जाए, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब आप इंडिकेट कर रहे हैं किस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सेम अगर सेंटेंस में लेती हूँ, दिस सेम सेंटेंस इफ आई टेक, यही सेंटेंस हम लोग अगर लेते हैं, 1 मिनट, yes, if we take the same sentence, यहाँ पर this request came from the employees themselves, यहाँ पर this जो है ना, that is your demonstrative pronoun। this जो है आपका demonstrative pronoun है। this, that, these, those, ये आपके words जो हैं basically use होते हैं demonstrative pronoun के लिए। this request मतलब ये वही request है जो एम्प्लॉयज ने खुद मुझे भेजी है, यानी कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप बता रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोनाउन के बारे, सॉरी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे रिक्वेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, रिक्वेस्ट भी आपका एक नाउन है, राइट। तो यहाँ पर दिस जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कि किसके बारे में बता रहा है? रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है। अंडरस्टूड? अनदर एग्जाम्पल, दैट गर्ल, ठीक है, या दैट बुक, दीज बॉयज, ठीक है, दोज शॉप, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप इंडिकेट करके बेसिकली बताते हैं। इंडिकेट करना मतलब क्या कि आप दिखा के बता रहे हैं। जैसे आप एक फ्रेंड के पास गए, ठीक है, और उसने पूछा कि वो आपके घर के सामने खड़ा है और उसने पूछा कि वापस जाने का जरा रास्ता बताओ मुझे, तो वो क्या करेगा कि ये जो गली दिख रही है उससे सीधा चले जाना, मतलब दिस रोड दैट यू आर लुकिंग, यू कैन गो फॉरवर्ड स्ट्रेट हियर। तो यहाँ पर दिस जो आ जाएगा या फिर दिस रोड जो आ जाएगा, तो रोड आपका नाउन है, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट मीन्स बेसिकली जब आप इंडिकेट करते हैं कुछ, जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कुछ, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 1 मिनट, ओके, यस। तो एज आई वाज टेलिंग कि आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि आप इंडिकेट करते हैं किसी चीज को, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो, डजंट मैटर, ठीक है। आप सिर्फ उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिकेशन हो रहा है बस, then it is called the demonstrative pronoun. Any doubts in demonstrative pronoun? Demonstrative pronoun में किसी को कोई डाउट है?
मोर एग्जाम्पल, अच्छा मोर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देते हैं, चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का और एग्जाम्पल देते हैं। Okay, I hope there is no grammar error in here, but एक sentence मैंने लिखा है, let me give it to you. Yes, that building you all are looking at is brand new constructed, यानी कि that building यानी कि ये वाली जो building है जो आप देख रहे हैं, ये अभी अभी एकदम नई कंस्ट्रक्शन हुई है, इसका नया कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका। तो यहाँ पर that जो है ना आपका, that is your demonstrative pronoun। ठीक है, let me give you more example. I hope everyone is seeing the message or the sentences that I'm sending you. Yes, yes, Preet, absolutely right. Demonstrative का मतलब कि आप point out करके बता रहे हैं किसी चीज को। Yes, तो अगर आपको sentences दिख रहे हैं तो आप देखिएगा, ये आपके example और एक example है। These apples were transported from Jammu, मतलब ये जो apple आप देख रहे हैं ये हमने जम्मू से मंगवाए हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए गए हैं जम्मू से। So these are also your demonstrative pronoun here. ठीक है, let me give you more example. I can give you a number of examples. ठीक है, मैं जितने भी examples चाहूँ मैं आपको दे सकती हूँ, but the thing is you have to understand the concept. बच्चे आपने जो सेंटेंस यहाँ पर यूज किया है, there is no pronoun used in here. ठीक है, ये कौन स्टूडेंट है? Yes, उज्जवल। बच्चे the sentence that you use ना, यहाँ पर कोई भी pronoun यूज नहीं है। ठीक है, द आपका आर्टिकल है, न्यू आपका वर्ड है। ठीक है, हाँ यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। प्रोनाउन में अगर दैट न्यू मिसाइल और दिस न्यू मिसाइल इज न्यूली लॉन्च्ड बाय DRDO होता, देन इट वुड बी दैट या दीज जो भी आप यूज करते तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। Yes, this is my book. Absolutely. एकदम simplest sentence that you can form with the demonstrative pronoun. Absolutely correct. This आपका यहाँ पर demonstrative pronoun है. That means you are indicating. आप दिखा के बोलोगे ना, अगर this book is mine बोलोगे तो इसका हिंदी अनुवाद अगर करोगे तो क्या मतलब हुआ कि ये किताब मेरी है, और ये किताब दिखा ही के तो बताओगे कि कौन सी किताब के बारे में आप बात कर रहे हो, राइट? और एल्स या फिर आप दिखा के बताओगे या फिर नाम बोल के बताओगे, इसके अलावा तो आप कैसे भी बता नहीं सकते हो कि किस किताब के बारे में बोल रहे हो। यू हैव टू एटलीस्ट शो और टेल देम द नेम ऑफ द बुक। यस यस करेक्ट, वो सब दिस इज ऑल्सो, दिस पोजेसिव नहीं है, दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव में ही बेसिकली आता है। ठीक है, दिस आपका बेसिकली सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव में ही आ सकता है शायद। पोजेसिव देखो होता है ना, पोजेसिव होता है जहां पर इंडिकेट करते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है ना, ये होता है दिस दैट दीज दोस, तो वो आपका इंडिकेटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, माइन मतलब मेरा है, माई या फिर माइन, तो ये मेरा है, वो पोजेसिव प्रोनाउन। हर या फिर हर्स, ठीक है, उसका है। ठीक है, इट्स आर्स हमारा है। ठीक है, वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन होता है। दिस बुक इज माइन, यस, यहाँ पर दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, माइन आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। ये जो एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन, इसमें दो प्रोनाउन यूज हुए हैं आपका। पहला आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, this is your demonstrative pronoun and mine is your possessive pronoun.
Okay. Okay, so yes, I hope everyone is clear in demonstrative. Demonstrative pronoun में सबका clear हो गया doubt? Yes, ma'am. Once right, yes, ma'am. Yes. Okay. चलिए, yes. यहाँ पर एटलीस्ट कुछ तरह का रिस्पॉन्स आप भेजेंगे तो इट शोज योर enthusiasm that you're learning. नेक्स्ट इज योर इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन में आप यहाँ देख रहे हैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं, एवरीवन, एनीवन, समवन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि कुछ डेफिनेट नहीं है, मतलब कुछ श्योर नहीं है. यानी कि अगर मैं एवरीवन बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि हर एक के बारे में बोल रही हूँ. अगर मैं एवरीवन बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक के बारे में या किसी 10% के बारे में बोल रही हूँ. यानी कि एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आप किसके बारे में सेंटेंस बोल रहे हैं और कितने लोगों को बोल रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन प्रेजेंट इन द फंक्शन वाज वेरी हैप्पी और वाज एंजॉइंग द फंक्शन वेरी मच. तो यहाँ पर एवरीवन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ टीचर्स नहीं है, सिर्फ स्टाफ मेंबर नहीं है. अगर कोई कंपनी फंक्शन है तो वहां पर सिर्फ वो नहीं है. मतलब देयर इज अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट इज, मतलब एक पूरा एक ग्रुप है. ठीक है, उसमें हर एक इंक्लूडेड है. ठीक है, एनीवन हु इज हु वाज प्रेजेंट देयर knows what was the function about. ठीक है, मतलब कोई भी जो वहां प्रेजेंट था उन्हें पता है कि किस बारे में वो फंक्शन था, किस चीज के लिए वो फंक्शन रखा गया था. तो anyone can be 1 person, can be 1,000 person, can be 10,000 person. ठीक है, you are not sure of the number. someone यानी कि someone was there last night, यानी कि कोई तो वहां था. कोई एक पर्सन हो सकता है, 10 लोग हो सकते हैं, 1000 लोग हो सकते हैं. यू आर नॉट श्योर. ठीक है, बट समवन इज बेसिकली यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विजिट. लाइक समवन, मान लीजिए कि अगर कोई क्लासरूम में आया बट यू डोंट नो हु केम. ठीक है, समवन केम इन द क्लासरूम. तो वो एक पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकता है, 4 पर्सन हो सकता है. यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल केम. ठीक है, यू डोंट नो हु केम. आप ना उनको जानते हैं, ना ही आप ये आपको ये पता है कि कितने लोग आए थे. इन दैट केस समवन, एनीवन, एनी, एवरीवन, इस टाइप के जो आपके प्रोनाउंस होते हैं इसीलिए यूज किए जाते हैं. इफ आई गिव द एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस, लेट मी राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. एंड प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं, वट एवर यू आर लर्निंग, जितने भी एग्जाम्पल मैं देती हूँ नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल मैं भले भूल जाऊं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन्स का जब मैं आपको भेज रही हूँ तो मैं 5 से 6 एग्जाम्पल्स आपके लिए कलेक्ट कर रही हूँ. तो हो सकता है कि ये एग्जाम्पल मुझे उस टाइम याद नहीं रहा है, मैं कुछ और सेंटेंस का एग्जाम्पल लिख दूं वहां पर. तो इट इज नॉट नेसेसरी. लेकिन क्योंकि आपको यही सेंटेंस सुनकर समझ में आया है तो आपके लिए ये सेंटेंस नोट डाउन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जितने भी सेंटेंसेस मैं यहाँ सेंड करती हूँ आप एक जगह नोट डाउन करके लिख दीजिए कि किस टाइप के प्रोनाउन के बारे में मैं बोल रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर एवरीवन के लिए अगर एक सेंटेंस लिखूं, समवन और एनीवन के बीच का डिफरेंस अगर मैं बताऊं, देखो समवन का मतलब होता है कि मान लो कि कहीं पर चोरी हुई है. ठीक है, एंड हाउ विल यू नो दैट लाइक वहां पर चोरी हुई है? कुछ तो कुछ मिसिंग हुआ होगा वहां से, राइट? समथिंग वाज मिसिंग. तो समथिंग, यस, समथिंग इज आल्सो योर indefinite pronoun. So something was missing from this room. That's how I knew that someone came. इसका मतलब कि कोई वहां पर आया था. Anyone यूज होता है. ठीक है, एनी वन ऑफ यू, मतलब मान लीजिए कि आपके पास 10 सस्पेक्ट हैं. ठीक है, वो जो चोरी हुई उसमें से 10 लोग हैं जो सस्पेक्ट हैं. ठीक है, सस्पेक्ट मतलब जिन पे शक है. तो उन 10 में से एनी वन कुड हैव कम एंड टुक द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर एनी वन का मतलब उनमें से कोई भी एक आ सकता है. ये शिवम. सॉरी मैम. यस मैम, वो बोल रहे थे जैसे लाइक एवरीवन इन प्रेजेंट केस, सॉरी, समवन इन एब्सेंट केस एंड एवरीवन इन प्रेजेंट केस, और एनीवन.
like just anyone of you in present case and someone in absent case? नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो ऐसा होता है कि आपको जब इंडिकेशन देना होता है या किसी को, मान लो कि आपको डायरेक्टली आप किसी स्टूडेंट का, जैसे मैं आपको लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई आपका अगर कोई टेस्ट हुआ, उसमें किसी एक बच्चे का बहुत कम नंबर आया, या फिर किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा और मुझे उसका पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना, then what will I use for the example? I will use it कि someone from this class got this much marks and he or she wrote very well। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर someone यूज करना जरूरी है। ठीक है, अगर मैंने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, मुझे पूछना है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसके पास रेड पेन है, एनी वन ऑफ यू हैव रेड पेन और नॉट, तो यहाँ पर आपको someone आप तब यूज करते हैं जब आपको किसी के बारे में बोलना है जिसको इंडिकेशन नहीं करना चाहते हैं आप। एनी वन आप तब यूज करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपको एक दे रहे हैं कि या तो आप खुद चूज कर ले या फिर कोई और चूज करे आपके लिए। ठीक है, जैसे अगर मैंने पेन मांगा किसी से भी, तो उस केस में क्या हो जाएगी कि वो खुद पर्सन जिसके पास भी रहेगा वो मुझे आके दे देगा कि यस मैम आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, अगर जैसे कि मैंने वो जो चोरी वाली बात बोली, कि मान लीजिए अगर मैं बोलती हूँ कि एक पर्सन है जो यहाँ पर आया था, तो एक पर्सन आया या 10 पर्सन आया, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट देयर इज ओनली वन पर्सन हु केम। उसके बाद भी मेरा अगर सेंटेंस बनेगा तो someone came here last night and took something। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में मतलब कोई आया और वो कुछ लेके चला गया। anyone अगर पूछूं तो anyone could have come, मतलब कोई भी आकर यहाँ पर कुछ भी ले जा सकता था। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, आपका जो मैसेज सेंड करना है उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। एवरीवन यूज कर रहे हैं, एनीवन यूज कर रहे हैं, या समथिंग या समवन यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? यस, यू कैन ऑल्सो यूज नो वन। नो वन भी एक सेंटेंस है। ठीक है, नो वन से एक सेंटेंस बना के मैं भेजती हूँ। बाकी एवरीवन, समथिंग, समबडी, एनीबडी का तो बता दिया। एवरी नन, नो वन से बना के भेजती हूँ। नो वन से अगर सेंटेंस बनेगा तो नो वन was seen going there at night। ये अगर सेंटेंस मतलब किसी को भी वहां पर रात में जाते हुए देखा नहीं गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नो वन चूज नहीं कर रहे हो, मतलब जितने भी ऑप्शन, नो वन बिलीव देम। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिलीव की स्पेलिंग गलत है बच्चे, आकाश। यस, तो यहाँ पर आपका जो भी सेंटेंस नो वन मतलब कि आपके पास जो भी है, जो भी जितने भी पर्सन है, आई शैल हैव नो आइडिया एवरीवन attend my function or not। There is a minute error in your sentence बच्चे। ये सोनाली, आपका थोड़ा सा एरर है यहाँ पर। क्या एरर है वो मैं बता देती हूँ। आई शैल हैव नो आइडिया। हैव नहीं होगा, आई शैल, सॉरी बी नहीं होगा, आई शैल हैव नो आइडिया इफ एवरीवन अटेंडेड माय फंक्शन और नॉट, और इफ एनीवन अटेंडेड माय फंक्शन और नॉट। एवरीवन का मतलब हो जाएगा कि क्या सब मेरे फंक्शन अटेंड कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे पता नहीं चलेगा या मुझे पता नहीं चला। ठीक है, एनीवन लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी ने मेरा अटेंड किया फंक्शन या नहीं किया, मुझे नहीं पता चलेगा। दैट मीन्स ओनली द स्लाइटेस्ट डिफरेंस इन योर वर्ड। ठीक है, एक वर्ड के डिफरेंस से आपका मीनिंग जो है, सेंटेंस का मैसेज थोड़ा सा स्लाइट चेंज हो जाता है। यस, एवरीथिंग इज ऑल्सो एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीथिंग आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन आप यूज कर रहे हैं पर्सन के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पर आप एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग ये आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। यस आकाश, वेरी गुड सेंटेंस। ही नीड्स टू फाइंड समवेयर टू लिव। यहाँ पर समवेयर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवेयर मतलब कि कहीं पर
उसको रहने की जगह चाहिए, दैट मीन्स ही इज नॉट श्योर वेयर टू लिव। वेरी गुड सेंटेंस, यस। इफ एनीवन एल्स फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, मतलब सम, एनी, एवरी, ये सारे वर्ड्स मिलाकर अगर कुछ वर्ड बनते हैं आपके, बेसिकली दोज वर्ड्स आर योर indefinite pronouns. Anyone else? और कोई डाउट है किसी को, या एग्जाम्पल और चाहिए किसी को? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। चलिए तब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग द इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांट देना, राइट? तो किसको बांट देना है? जो सेंटेंस मैं बोलने वाली हूँ, सेम केस में, जैसे कि मैंने नाउन में समझाया था, अगर मुझे सेम सेंटेंस 20 लोगों को बोलना है, 40 लोगों को बोलना है, so instead of repeating the sentence to each and every person, यहाँ पर हर एक को बोलने से अच्छा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज करके बता सकती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईच हो गया, या आइदर और हो गया, एनी हो गया, नाइदर नॉर हो गया, नन हो गया, बोथ हो गया, ये सारी चीजें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि दो चीजों के लिए या दो से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए आप सेम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीछे से शुरू करते हैं। अगर बोथ यूज करूं मैं, बोथ मतलब कि दो चीजें होनी चाहिए मेरे पास, दैट मीन्स आई हैव टू ऑप्शन एंड ईदर आई एम चूजिंग, मैं दोनों ही चूज कर रही हूँ या फिर दोनों ही नहीं चूज कर रही हूँ। ठीक है, तो बोथ में क्या हो जाता है कि लाइक आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब मुझे कॉफी या टी दोनों ही पसंद है, दैट मीन्स आई हैव टू ऑप्शन बट आई एम चूजिंग बोथ। ठीक है, और आई लाइक बोथ, आई कैन चूज एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ गर्ल्स अटेंडेड द क्लास, दोनों ही लड़कियों ने क्लास अटेंड किए, या फिर बोथ both the property that we looked were not nice to us, or were not comfortable for us or compatible to us। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जो प्रॉपर्टी हमने अटेंड की या देखी, वो दोनों ही प्रॉपर्टी हमें अच्छी नहीं लगी, वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगी वहां पर रहना। ठीक है, और क्या केसेस हो सकते हैं बोथ के? अच्छा, बोथ इज ऑल्सो यूज्ड, बोथ अगर नॉट के साथ यूज होता है सेंटेंस में, तो इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, और वहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, बट आप दोनों को चूज नहीं कर रहे हो। विच कैन ऑल्सो बी यूज विद नाइदर नॉर। ये सेम सेंटेंस अगर बोथ का कोई अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो बोथ के साथ, तो उसकी जगह आप नाइदर नॉर भी यूज कर सकते हो। लाइक इफ आई, जैसे मैंने कहा कि आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो यहाँ पर मुझे दोनों ही पसंद है, इसीलिए मैंने बोथ लगाया। लेकिन आई डोंट लाइक बोथ टी एंड कॉफी, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ टी एंड कॉफी, तो इसका मतलब मुझे दोनों ही नहीं पसंद है। इस केस में क्या होता है, you can shift this sentence to neither or nor। कैसे? neither I like coffee nor tea। तो ये सेम सिचुएशन जो है आपका बोथ नेगेटिव से कन्वे हो जाएगा, यानी कि बोथ अगर पॉजिटिव वे में आप कन्वे कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप यूज कर रहे हैं, देन इट इज ऑल राइट। बट अगर आप नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ आप neither nor लगा सकते हैं। यस, दैट सेंटेंस इज करेक्ट शिवम, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि यहाँ पर अगर आप नाइदर नॉर लगा रहे हो, तो इसकी जगह आप बोथ नॉट भी यूज कर सकते हो, बट वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रक्चर। नाइदर नॉर का हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो हम प्रेफर करते हैं नाइदर नॉर यूज करना इंस्टेड ऑफ बोथ के साथ नॉट लगाना, कि सेंटेंस में अगर कोई ऐसा नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है हमें, जहां पर दोनों ही ऑप्शन हम चूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें बोथ के साथ नॉट लगाने से ज्यादा बेटर है कि हम नाइदर नॉर यूज करें। ठीक है, ईच का मतलब क्या होता है? ईच ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास हैज टू गिव देयर असाइनमेंट फॉर एमआरक्यू। तो यहाँ पर ईच का मतलब क्या हुआ कि हर एक स्टूडेंट जो है उसको एमआरक्यू के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। दैट मीन्स इफ one person is giving the assignment, that doesn't mean that everyone is going to get MRQ for that। नहीं,
जिसका असाइनमेंट आएगा उसी को नंबर मिलेंगे। दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ ईच। तो इसका मतलब यही हुआ, ईच का मतलब क्या हुआ कि जितने भी पर्सन वहां पर प्रेजेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर प्रेजेंट है, उनके बीच में हमने वो सेंटेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज व्हाई दीज प्रोनाउंस आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है। नन का आपको पता है, जब कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करना है तो नन लगाना है। इफ यू हैव मोर देन 2 ऑप्शंस तब आप एनी यूज कर सकते हैं। ठीक है। एनी ऑफ द ऑप्शंस कैन बी चूज्ड, और any of the questions that I asked, you have any doubt in any of the type of pronouns? तो यहाँ पर any of का क्या मतलब हुआ कि आपके पास 2 से ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है। और आपको उनमें से कोई भी एक चूज करना है या एक से ज्यादा आप चूज कर सकते हैं। दैट इज टोटली ऑन योर ओपिनियन। ठीक है। दैट इज टोटली डिपेंडेड ऑन यू। द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंस इज हेयर कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो और आपके पास कुछ भी नहीं चूज करना है, या फिर आपको कुछ भी नहीं पसंद है, तो वहां पर आप नन यूज करेंगे। जहां पर 2 से ज्यादा ऑप्शन है, आपको एक चूज करना है या एक से ज्यादा चूज करना है, वहां पर आप एनी यूज करेंगे। ईच आप तक लगाएंगे जब हर एक चीज के साथ जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो नाउन, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, डजंट मैटर। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, उन सभी को सेम सेंटेंस बोलना है। उस केस में आप ईच यूज करेंगे। आइदर और नाइदर नॉर का केस पता चल गया, बोथ का केस पता चल गया, नन एनी का केस पता चल गया, ईच का केस पता चल गया। डू यू हैव एनी मोर डाउट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई डाउट किसी को? यस आकाश, द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस जो आपने बनाया, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है ना कि यहाँ पर आपने नॉर नहीं लगाया, तो इस केस में आप क्या बता रहे हो, आप डायरेक्टली बता रहे हो कि दोनों ही जो आपने ऑप्शंस बताए थे, ठीक है, या 2 से ज्यादा भी जो भी है वहां पर ऑप्शन, जितने भी आंसर है उसमें से दोनों में से आंसर कोई करेक्ट नहीं था। नाइदर फिर से रिपीट कर दें। देखिए, आइदर और नाइदर और कब यूज होता है? आइदर और यूज करना है, दैट मीन्स यू हैव 2 ऑप्शंस जिसमें से एक चूज करना है आपको। ठीक है। जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है दैट ईदर यू कैन गो टू चर्च और यू कैन विजिट अ जू। ठीक है। यस जया। हम आइदर और एंड नाइदर नॉर जो है तो इसको हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ आइदर यूज करना चाहे तो उस केस में तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। नहीं नहीं, गलत नहीं होगा सेंटेंस। द ओनली थिंग इज दैट यू वुड नॉट मेंशन दी ऑप्शन। आप ऑप्शंस सारे मेंशन नहीं करेंगे। देखिए, जैसे इसने आकाश ने यहाँ पर सेंटेंस एक लिखा है दैट नाइदर ऑफ द आंसर्स गिवन बाय यू इज करेक्ट। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ऑडियंस है उसे ये समझना है कि नाइदर का मतलब 2 यहाँ पर आंसर्स उसने दिए थे और दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं था। ठीक है। तो नाइदर द, अगर यहाँ पर नाइदर नॉर दोनों यूज करना है, देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट। मतलब नाइदर फर्स्ट आंसर वाज करेक्ट नॉर द सेकंड। यहाँ पर ये केस हो जाता है, यानी कि आंसर 1 आंसर 2 आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब आप नाइदर नॉर यूज करेंगे। अगर आप आइदर या फिर नाइदर डायरेक्टली यूज करते हैं, दैट मीन्स यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे कि ओके मैम, बट देन आइदर टेक, क्या हुआ, पूछो। यस मैम, वही आइदर का कैसे यूज करेंगे फिर? यस, आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल ऑन दैट। आइदर का आप यूज कर सकते हैं जैसे आपने ऑप्शन पहले दे दिया। ठीक है। जैसे इफ यू आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस, ठीक है, कि आप यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। आप या तो जू जा सकते हैं या फिर आप चर्च जा सकते हैं। ठीक है। तो इफ आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस, while giving you the options, तब मैं बता रही हूँ कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, तब मैं दोनों आइदर और लगाऊंगी कि आइदर यू कैन विजिट जू और यू कैन विजिट चर्च। तो ये इस केस में होगा। आइदर का केस में क्या होगा कि द जू इज अवेलेबल
ठीक है, एंड ऑल्सो द चर्च, यू कैन यूज आइदर वन ऑफ देम। यहाँ पर ये केस होगा, यानी कि आइदर जब आप यूज कर रहे हैं तब ऑप्शंस हटा देने होंगे, वहां पर आपको ऑप्शंस पहले ही मेंशन करने होंगे या बाद में मेंशन करने होंगे, उस केस में आप आइदर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैम तो अलग भी प्रोनाउंस है ना, एनी या फिर कुछ भी, तो यूज कर ही सकते हैं उस प्लेस हाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हो, एनी यूज कर सकते हो, नन यूज कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। आइदर और नाइदर स्पेसिफिकली यूज करने से क्या होता है कि यू आर स्पेसिफाइंग दैट द नंबर ऑफ ऑप्शंस इज ओनली 2। आपके पास जितने ऑप्शंस हैं यस उनका नंबर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि वो 2 ही ऑप्शन आपके पास है। नन या फिर एनी में क्या हो जाता है कि वहां पर स्पेसिफाई नहीं है, या तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा है, या फिर स्पेसिफाई नहीं है कि कितने ऑप्शंस हैं, तो उस केस में आप नन या फिर एनी यूज करते हो। यस मैम, क्लियर, थैंक यू मैम। ओके, श्योर, यस। तो yes Akash, that sentence is also correct, either of you can help me। तो यहाँ पर either of you में जो आ रहे हैं वो पर्सन या तो आपके सामने खड़े हैं या फिर आपने उनके बारे में पहले ही बता दिया कि either में यू में कौन कौन इंक्लूडेड है, ठीक है। either he or she cooks dinner। यहाँ पे either और तो यूज हो ही गया, बट सेंटेंस इज करेक्ट। नाइदर नॉर आइदर और ये समझ में आ गया या डू यू वांट मी टू रिपीट अगेन? जिनको अभी भी डाउट है दे कैन जस्ट राइट इट डाउन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, और वी कैन मूव अहेड एंड टू द नेक्स्ट टाइप। Yes, Manish, your sentence is correct. Neither of them helped us or help us. रिपीट कर दे, ठीक है, रिपीट कर देंगे बच्चे, रिपीट में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम अगेन टेलिंग यू, ईच ऑफ यू जस्ट लिसन केयरफुली, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनमें से आप एक तरह से आप सिलेक्शन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने सेंटेंस को। तो ईच का मतलब होता है लाइक इस से कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि जैसे शिवम प्रेजेंट है, जया प्रेजेंट है, मनीष प्रेजेंट है, ठीक है, राजू प्रेजेंट है, जितने भी बच्चे प्रेजेंट है, तो मैं एक एक को कहूंगी कि शिवम को भी क्लास अटेंड करनी है, मनीष को भी क्लास अटेंड करनी है, आकाश को भी क्लास अटेंड करनी है, जया को भी क्लास अटेंड करनी है। तो ऐसे करके बोलूंगी तो मेरे को सारे बच्चों के लिए बोलना पड़ेगा नाम, राइट। तो ऐसे केसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करके मैं एक वर्ड को एक यूज करके एक सेंटेंस में यूज करके सभी बच्चों को ये सेंटेंस बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? ईच ऑफ यू हैव टू अटेंड दी क्लासेस, मतलब हर एक बच्चे को, जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, आपके बैच में जितने भी बच्चे हैं सभी को ये क्लासेस अटेंड करनी है। अंडरस्टूड? ईच का मतलब व्हेन यू हैव अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट and you have to say the same sentence to each and every subject। जितने भी सब्जेक्ट है, 2000 है, 4000 है, 2 मिलियन है, 2 लाख है, कितने भी आपके पास सब्जेक्ट है, उन सभी को आपको सेम लाइन बोलनी है। तो उस केस में आप ईच यूज करते हैं। आइदर और आप यूज करते हैं जब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक चूज करना है। आइदर यू कैन चूज कॉफी और टी, 2 ऑप्शन है और उसमें से एक चूज करना है, ठीक है। एनी आप यूज करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, या 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं, और उस केस में एनी वन ऑफ यू कैन कम हियर एंड आस्क द क्वेश्चन। तो यहाँ पर एनी वन ऑफ, यस पीयूष, करेक्ट सेंटेंस, ईच ऑफ यू हैव टू टेक वैक्सीन, मतलब हर एक को यहाँ पर, या फिर एवरीवन भी यहाँ पर इस सेंटेंस में यूज हो सकता था, ठीक है। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर एवरीवन हैज टू टेक वैक्सीन, एवरीवन कैन आल्सो बी यूज्ड इन
दिस सेंटेंस। एवरीवन में क्या हो जाता है कि सभी को बोल रहे हैं, ईच ऑफ यू मतलब यहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट है उनको बोला जा रहा है। यस मनीष, करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आइदर और का मतलब क्या कि आपके पास दो ऑप्शन है एंड यू आर चूजिंग वन। एनी का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड यू आर चूजिंग वन ऑफ देम और टू ऑफ देम। ठीक है, लाइक एनी वन ऑफ यू कैन कम अप हियर एंड प्रेजेंट योर स्पीच। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि आप खुद से कोई भी एक आकर प्रेजेंट कर सकता है। यस एवरीवन, देखो वन जहां पर लग गया, एवरीवन, समवन, एनीवन, वन जहां पर लग गया वो पर्सन के लिए ही यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए ही यूज होता है। जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, उनके लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नाइदर नॉट। जब आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना है। ओके आशीष, यस आशीष कुमार, आपका जो सेंटेंस है बच्चे उसमें हेल्पिंग वर्ब गायब है, तो इसमें सेंटेंस क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डालिए। एवरीवन कैन स्पीक इन इंग्लिश और एवरीवन शुड स्पीक इन इंग्लिश, कुछ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर नाइदर नॉट समझिए कि आपके पास दो ऑप्शन है एंड आप उनमें से कोई भी यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम लेट। यस एब्सोल्युटली करेक्ट राजू, नाइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दो लड़के जो थे उनमें से कोई भी लेट नहीं आया। ठीक है, नाइदर यू वर लेट, नाइदर हिम वाज लेट, ही वाज लेट। तो इस केस में आपने अलग कर दिया, इसमें से एक आपका सेकंड पर्सन बन गया, एक आपका थर्ड पर्सन बन गया। तो नाइदर नॉर तब यूज होता है जब आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। यस एब्सोल्युटली करेक्ट रोशन, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ही कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट इंग्लिश। ठीक है, मतलब जब आपने ऑप्शंस को वहां पर डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, राइटिंग और स्पीकिंग डिफरेंशिएट कर दिया, पर्सन वन पर्सन टू को डिफरेंशिएट कर दिया। यस, जब आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग ऑप्शन लिखा, तब वहां पर नाइदर नॉर लगाना जरूरी है। अगर आपने ऑप्शंस नहीं लिखा तो आप नाइदर लगा के भी सिर्फ सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, नाइदर ऑफ देम क्लास मतलब उन दोनों में से कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं था। नन लगाने का मतलब यह है कि आपके पास ऑप्शंस में दो से ज्यादा ऑप्शन प्रेजेंट है और वहां में से भी आप कोई भी चूज नहीं कर रहे हो। मतलब नन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास वर एबल टू राइट अ सेंटेंस और एबल टू राइट स्पीक प्रॉपरली। तो यहाँ पर नन ऑफ द जो आ रहा है यानी कि मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ। मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है वो दो से ज्यादा हो गया, तो मैंने नन लगा दिया। बोथ का केस वही होता है, बोथ अगर आप लगा रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू ऑप्शंस एंड यू आर चूजिंग बोथ। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, आई लाइक बोथ ड्रेसेस एंड formal and informal dresses. I like to go both shopping and playing. ठीक है, तो यहाँ पर बोथ मतलब दोनों ही चीजें आप कर रहे हैं। बोथ अगर नॉट के साथ लगाना है, बोथ का अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर नॉट लग रहा है, ठीक है, आई वोंट बी चूजिंग लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बोथ टेनिस एंड फुटबॉल। तो यहाँ पर बोथ अगर नॉट के साथ लग रहा है तो इस केस में आप नाइदर वाला स्विच कर सकते हैं। ठीक है, आई लाइक नाइदर फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, तो बोथ अगर अफर्मेटिव रहे सेंटेंस तभी लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी क्लियर डिस्ट्रीब्यूटिव? Yes, Shivam, sentence is correct. Neither Sita nor Geeta are present in the class. Correct sentence, Sonali. Correct. इंटेलिजेंट की स्पेलिंग गलत है बच्चे, स्पेलिंग सही करिए।
ओके चलिए, सबको समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल? मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स जिन बच्चों का था, रेसिप्रोकल तो सबने पढ़ा है बचपन में। यस एग्जैक्टली, ऑपोजिट हो गया, इनवर्स हो गया, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो आपका रेसिप्रोकल होता है। तो बेसिकली रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका हो सकता है या फिर इनवर्स हो सकता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल का इंग्लिश मीनिंग होता है, जब इंग्लिश में आप रेसिप्रोकल वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब कि दोनों साइड से कुछ हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, या फिर जो दो सब्जेक्ट है या फिर दो जो ऑब्जेक्ट हैं, वो आपस में उनका रिलेशन बताया जा रहा है, दैट दे आर रेसिप्रोकेटिंग ईच अदर, ठीक है। सॉरी, यस, सो एज आई वाज टेलिंग, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल का इंग्लिश में मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कुछ काम करने के लिए दिया और आपने मुझे उसका सही रिस्पॉन्स दिया, तो ये रेसिप्रोकल यानी कि रेसिप्रोकेट करना, यानी कि whatever I'm putting the effort, you are also responding to that. तो इंग्लिश में रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वहां पर काम हो रहा है। अंडरस्टूड? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है when there are two subjects or more than two subjects, you have to show the relation between them, ठीक है। दो सब्जेक्ट रहेगा तब आप each other यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे गीता एंड सीता आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर गीता और सीता का रिलेशन बताया जा रहा है और वो दोनों का आपस में हो सकता है एट्रीब्यूट बताया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बताया जा रहा है, वट एवर इज टेलिंग, दोनों को एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट बताया जा रहा है। यानी कि गीता अगर बहुत अच्छी लड़की है तो सीता अच्छी लड़की नहीं है, और अगर सीता अच्छी लड़की है तो गीता अच्छी लड़की नहीं है। यू आर नॉट स्पेसिफाइंग विच वन इज विच, ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। राम एंड रमेश हेट ईच अदर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस आकाश। यहाँ पर जो एक दूसरे से रिलेशन आपका हो रहा है, जो भी आप एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट रहेंगे तब आप ईच अदर यूज करेंगे। जब वन अनदर रहेंगे कब यूज करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट जो है वो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास सपोर्ट वन अनदर। मतलब जितने भी स्टूडेंट आपके क्लास में है वो सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर दो से ज्यादा हो गया, बिकॉज देर आर मोर देन 2 स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर मोर देन 100 स्टूडेंट आप ले लीजिए, तो मोर देन 100 स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट नंबर इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स यहाँ पर ईच अदर नहीं, वन अनदर यूज होगा। अंडरस्टूड? एंड वन मोर थिंग, आई एम अगेन रिपीटिंग कि यहाँ पर कुछ रूल जो है, absolutely correct, Akash. Indian team congratulate one another after winning the match. They were fighting one another. Yes, absolutely correct. यहाँ पर they specified नहीं है, but आप समझ रहे हैं कि दो से ज्यादा लोग हैं। The two brothers loved each other. Yes, absolutely correct. So each other, one another में कोई doubt नहीं रहना चाहिए. Also, one more thing I would like to tell कि each other का बहुत जगह आप यूज देखेंगे कि दो से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली नहीं अलाउड है यूज करना। आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, it is very much easy to ignore all the rules that I'm going to tell you, or I have told you about the noun. यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज ना। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है या फिर वर्क लैंग्वेज, एक तरह से आप कह सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वी डोंट take care of the rules much. We only want that basic
फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विच कैन कन्वे आवर मैसेज, हम सिर्फ उस बेसिक कॉम्बिनेशन पे ध्यान देते हैं जो हमारा मैसेज सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा दे। क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी आर बेसिकली आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द कम्युनिकेशन इज दैट कि मेरा मैसेज जो है सही तरह ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो इस केस में वी ओवरलुक अ फ्यू ऑफ द रूल्स। ठीक है, हम कुछ कुछ जो रूल्स हैं उन्हें ओवरलुक कर देते हैं, उन्हें ध्यान से नहीं परखते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप रूल्स के बारे में जाने ना। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है, उस टाइम जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वहां पे भी जो क्वेश्चंस आएंगे दैट यू कैन सॉल्व इट वेरी प्रोफाउंडली इफ यू हैव अ कमांड ऑन योर रूल्स। ओके, सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया हमारा, समझ में आ गया सबको। इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, 6 मिनट अभी भी बचे हैं, लेट मी जस्ट फिनिश इट, तब तक मैं अटेंडेंस भी ले लूंगी। ठीक है, अटेंडेंस जब तक लेती हूँ तब तक जो बोल रही हूँ चुपचाप सुन लो। रिलेटिव प्रोनाउन में जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उसमें से दैट को छोड़कर बाकी सारे जो वर्ड्स हैं और भी जो वर्ड्स हैं वो सारे आपके यूज होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। वन मोर थिंग, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, आकाश कुमार बच्चे, आपने यहाँ पर डिस्प्ले नेम में रोल नंबर आईडी नंबर नहीं लिखा है। अगर कोई और भी स्टूडेंट है जिसने नहीं लिखा है, वो अभी के लिए एटलीस्ट चैट बॉक्स में लिख दो ताकि अटेंडेंस बनाने में थोड़ा आसानी हो। इफ यू डोंट हैव अ रोल नंबर, और या तो आप ये स्टूडेंट अगर है रोल नंबर नहीं है आपका, तो आप एटलीस्ट बैच आईडी लिख दीजिए। यस, सो एज आई वाज टेलिंग कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। रिलेटिव का आप नाम से समझ पा रहे हैं, रिलेटिव मतलब रिलेशन बताना। ठीक है, तो जिस चीज में आप रिलेशन बता पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और जिस केस में आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन, यानी कि हु बॉट दिस बैग, मतलब किसने तुम्हें ये बैग दिया, ठीक है, ये रिलेशन बता रहा है या फिर ये क्वेश्चन कर रहा है। ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो है ही, दोनों केस में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहा है या रिलेशन भी बता रहा है। यस, चिरंजीव कुमार ऑल्सो, प्लीज राइट योर रोल नंबर एंड बैच। क्वेश्चन है आपका, हु गेव यू दिस बैग। ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन हियर। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर हु जो है ये सिर्फ सवाल पूछने के लिए यूज हुआ है या रिलेशन भी बता रहा है किसी चीज में। थिंक अबाउट इट। ठीक है, क्वेश्चन ओनली। बच्चे, आई हैव सेंड इट टू एवरीवन, आई थिंक। अच्छा, एवरीवन में नहीं सेंड हुआ, ये किसी और को ही सेंड हो गया। लेट मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। मैंने शायद नाम देखने के लिए किसी के नाम के ऊपर क्लिक किया था, तो एवरीवन में नहीं गया है। यस, दिस इज द क्वेश्चन, हु गेव यू दिस बैग, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हु जो है वो सिर्फ सवाल के लिए यूज हुआ है या किसी से रिलेशन बता रहा है। क्वेश्चन है, ओके। चलो, बहुत लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है मतलब यहाँ पर सिर्फ सवाल बताया जा रहा है। रिलेशन का क्या मतलब होता है उसको मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ।
Yes, look at this sentence here. The man who bought you flowers was only a delivery boy. That means यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है या रिलेशन बताया जा रहा है? नहीं, बोथ नहीं है, दिस इज ओनली द रिलेशन। ये स्टेटमेंट है जिसमें रिलेशन बताया जा रहा है कि उस पर्सन के बारे में बताया जा रहा है जिसमें जिसने तुम्हें फ्लावर्स लाके दिए। तो जिसने फ्लावर्स लाके दिए यानी कि रिलेशन बता रहा है उस पर्सन को। द मैन एक कॉमन नाउन है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उस केस में यहाँ पर हु जो है ये रिलेशन बता रहा है कि किस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन अगर सिर्फ है हमारा तो हु वर यू टॉकिंग टू, ठीक है, या फिर हु इज गोइंग टू कम फॉर द फंक्शन, हु ऑल आर गोइंग टू कम फॉर द फंक्शन। तो यहाँ पर ये सारे सिर्फ क्वेश्चन है, लेकिन रिलेशन बताने का मतलब ये होता है कि आई एम द वन हु विल डिसाइड व्हेन द क्लास एंड्स। यानी कि यहाँ पर जो हु है ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब समझ में आ गया रिलेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है? आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स फॉर इंटेरोगेटिव। ओके, आई विल एक्सप्लेन मोर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अभी यहीं पर क्लास एंड करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। ऑल राइट, so let's end this class today here. Thank you all.